रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये एक बहुत ही बर्निंग इश्यू है इस कंट्री का, और रात एक बहुत ही फंडामेंटल इश्यू है। अगर हम अब तक के सारे डेवलपमेंट्स पर देखें तो शायद हमारे कंट्री में कभी भी बेसिक R&D टेम्परामेंट नहीं रहा। हम चीज़ों को एज सच एक्सेप्ट करने के आदी हैं। और इस संदर्भ में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बार बार कहता हूँ कि हमारा टोटल एजुकेशन सिस्टम, हमारा कंप्लीट सीखने की जो प्रणाली है आज तक वो सारी की सारी ही डिफेक्टिव या दोषपूर्ण रही है। उसका मूल कारण यह है कि हमारा सारा एम्फेसिस याद करने पर, रटने पर, मेमोरी पर रहा है, कभी क्रिएटिविटी पर या कुछ सृजन करने पर, कुछ नया करने पर, कुछ इनोवेट करने पर कभी नहीं रहा। उसका कारण ये है कि हमारा एजुकेशन, हमारा पूरा सिस्टम ही हमसे यही एक्सपेक्ट करता रहा है कि हम वही चीज़ें अक्षरशः रिपीट करते रहें जो हमने सुनी हैं, न कि उसमें कुछ क्रिएट करें, न कुछ नया ऐड करें, न उस बात को किसी नए ढंग से कहने का प्रयास करें। हमारे यहाँ बेस्ट स्टूडेंट्स वो माने जाते हैं जो किसी भी चीज़ को रट लेते हैं, किसी भी चीज़ को याद कर लेते हैं और उसको एज सच प्रोड्यूस कर देते हैं। और ये एक अल्टीमेटली हमारे लिए अनडूइंग बन गया। वी हैव प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बेस्ट स्टूडेंट्स, सबसे अच्छे हम लोगों ने मेधावी छात्र प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन हमारे इंटेलिजेंस को और मेमोरी को अक्सर हम लोग एक ही तरह यूज करते हैं, जबकि दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है। एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए कि ये बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में, सीपीयू में आपके मेमोरी होती है, आपकी ALU होती है, ऑटोमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, जिसको हम लॉजिक कहते हैं, और तीसरी चीज जो है जो होती है वो कंट्रोल यूनिट होती है। अगर मैं मेमोरी यूनिट का ही ज़्यादा यूज़ करूँगा, अगर मैं मेमोरी का ही ज़्यादा यूज़ करूँगा तो मेरी मेमोरी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, और मेमोरी का ही रिकॉल बढ़ता चला जाएगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर मैं बचपन से राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में कोई एक हाथ ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो वही हाथ मेरा स्किल होता चला जाता है। तो हम लोग मेमोरी स्किल्स में बहुत अच्छे हैं। आज एक कॉम्प्लेक्स डेटा दे दीजिए, हम उसको आराम से रिट्रीव कर लेंगे, लेकिन हमारी क्रिएटिविटी स्किल्स बहुत ही क्वेश्चनेबल हैं, बहुत ही त्रुटिपूर्ण हैं और बहुत ही लो लेवल की हैं। ये एक इंडियन सिस्टम में अ, है। और जनरली एक और चीज़ देखिए कि अगर हम क्रिएट नहीं करेंगे, हम इनोवेट नहीं करेंगे, हम नए प्रोडक्ट्स नहीं लाएंगे, नई टेक्नोलॉजीज नहीं लाएंगे, तो अल्टीमेटली हम नॉलेज के और टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर बन के रह जाएंगे, प्रोड्यूसर नहीं बनेंगे। और पिछले पूरे समय का, जब से हम आज़ाद हुए हैं, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, अगर इस कहानी को हम देखें थोड़ा सा ध्यान से, तो आप पाएंगे कि हम नेट कंज्यूमर ऑफ नॉलेज है, वी आर नॉट प्रोड्यूसर्स ऑफ नॉलेज। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बेसिकली एक नॉलेज ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं, जहाँ पर हम लोग खाली नॉलेज के एक ब्रोकर्स हैं, बिचौलिए हैं। एक मूल रूप से बचपन से ही लेकर आगे तक, जब तक हम कंप्लीट समाधान की तरफ नहीं बढ़ेंगे, इस प्रॉब्लम के रिसर्च और डेवलपमेंट ओरिएंटेड ब्रेन्स को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी लीडिंग एज नहीं ले सकते। खाली इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स इसमें काम नहीं करेंगे। वील हैव टू गो थ्रू कंप्लीट, हमें एक पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा, अपने एजम्पशंस को शिफ्ट करना पड़ेगा, अपने तर्क संगत दृष्टिकोण को पूरी तरह शिफ्ट करना पड़ेगा, और जब तक वो नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक सिंपल सी चीज हमारे लिए समझने के लिए है। तो अगर देखें तो अब क्या हुआ है, जैसे जैसे विकास हुआ है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल श्रिंक करती चली जा रही है। अब प्रोडक्ट्स कोई भी बहुत लंबे टाइम तक लॉन्च नहीं हो, लंबे टाइम तक नहीं चल पाते, और आप देख रहे हैं एक साथ 40-40, 50-50 मॉडल, एक मोबाइल के, एक टीवी के, एक वॉशिंग मशीन के, एक प्रिंटर के, एक
रेप्रोग्राफिक मशीन के, एक प्रोजेक्टर के, एक साथ आप देखेंगे एक ही कंपनी अलग अलग मार्केट्स को केटर करने के लिए टॉप टू बॉटम 40-40, 50-50 मॉडल्स जो है वो लॉन्च करते हैं, जिनके फीचर्स में इस तरह डिफरेंसेस करते हैं कि डिफरेंट इनकम ग्रुप्स और डिफरेंट सेगमेंट्स एक साथ ले सके। इनफैक्ट हम क्या कर रहे हैं, हम मार्केट में हर प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में हर व्यक्ति को पहुंचाने के लिए उसमें डिफरेंट प्राइसिंग एंड फीचर स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्टीमेटली मैनेजमेंट में वैल्यू इंजीनियरिंग। वी engineer the product according to the value that is to be provided to the customer. यूजर को हम कितनी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट में फीचर्स डालते हैं, प्रोडक्ट्स के वर्जन्स निकालते हैं, जिससे हम मार्केट कैप्चर कर सके। okay. कोई भी प्रोडक्ट अपने जेनरिक या बेसिक फॉर्म में नहीं चल पाता। जेनरिक स्ट्रेटजीज रैली नहीं काम करती। okay. और आपको हर प्रोडक्ट को कस्टमाइज करना है, और कस्टमाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रिएटिविटी चैलेंज है। आज हम जानते हैं हमारे सामने प्रोडक्ट्स लेफ्ट हैंडर्स के लिए अलग है, राइट हैंडर्स के लिए अलग है, डायबिटीज वालों के लिए, डायबिटिक्स के लिए अलग है, नॉन डायबिटिक्स के लिए अलग है, लर्नर्स के लिए अलग हैं, जो सीख चुके हैं उनके लिए अलग है। एक कंप्लीट मार्केट्स हैं जहां पर हमें सेगमेंटेशन बेस्ड स्ट्रेटजीज पर आधारित करके हमारे सामने ग्लोबल स्केल पर एक बहुत बड़ा मार्केट खुला पड़ा है। तो हमें नए डिजाइन्स, नए वर्जन्स हर समय चाहिए, हमें नए डेवलपमेंटल मॉडल्स चाहिए, और जब तक हम उस दिशा में काम नहीं करेंगे, हम वैल्यू इंजीनियरिंग नहीं करेंगे प्रोडक्ट्स में, हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग नहीं करेंगे जिससे हमारे कॉस्ट कटिंग हो जाए और कॉस्ट हमारे बहुत लो हो जाए, तब तक हम डेवलप नहीं कर सकते। मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि डूइंग द थिंग्स राइट एंड डूइंग द राइट थिंग्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्क। सही काम को करना और किसी दिए हुए काम को सही करना और सही काम को करना, दोनों में एक फर्क है, दोनों में एक डिफरेंस है। हम दी हुई चीज़ों को तो सही रूप से कर लेते हैं, लेकिन सही चीज़ को करते हैं या नहीं करते, ये क्वेश्चनेबल चीज़ हो जाती है। और इसलिए इंडिया में हमेशा जितने प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, ज़्यादातर मी टू प्रोडक्ट्स हैं, ऑलरेडी कोई मार्केट में है, मैंने उससे मिलता जुलता कोई वर्जन लॉन्च कर दिया या उसकी नकल करके लॉन्च कर दिया, और मैं सोचता हूँ कि मैं मार्केट कैप्चर कर लूंगा, जो इम्पॉसिबल है। और जितना बड़ा मार्केट होगा उतनी ही बड़ी वैल्यू एडिशन होगी कंट्री में। जितने ज़्यादा लोग नए नई चीज़ें लाएंगे और नए नए मार्केट्स को हम कैटर कर पाएंगे, उतना ही हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन होगी। तो जितनी स्टेजेस तक के प्रोडक्शन हम अपने यहाँ करेंगे, अभी मैंने बहुत डिटेल में सप्लाई चेन में बात की, सप्लाई चेन में जितनी हमारी ऑक्यूपेंसी होगी, और 70 से 80% पार्ट हम सप्लाई चेन का हम अपने यहाँ करते हैं, तो वो सारा इनकम हमारे यहाँ आएगी, वो सारी इनकम हमारे यहाँ आएगी। और अगर हम खाली 5% करते हैं, जैसे आजकल हो रहा है, मेक इन इंडिया के नाम पर ज़्यादातर लेबलिंग हो रही है और यहाँ पर खाली असेंबलिंग हो रही है, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए एक इनकम एनहेंसिंग, इनकम को बढ़ाने वाला एक स्टेप नहीं है। ओके, तो हमें अपनी इनोवेशन की बाउंड्रीज को, हमें अपने चीज़ों को क्रिएट करने की बाउंड्रीज को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, और काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट करना पड़ेगा आज की डेट में। इस बात को समझ लीजिए कि आप जब तक इनोवेट नहीं करेंगे, क्रिएट नहीं करेंगे, क्रिएटिविटी एक स्पॉन्टेनियस भी है और एक सीरियस एफर्ट भी है। क्यों हम अपनी एजुकेशन को थोड़ा क्रिएटिव बनाएं, सिस्टम्स को क्रिएटिव बनाएं। देखिए, खाली इन्वेस्टमेंट से सोसाइटी के टेम्परामेंट में क्रिएटिविटी नहीं आती, खाली कोर्सेज के रिवीजन से, खाली नए एजुकेशन पॉलिसी से हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। यहाँ एक पूरा टेम्परामेंटल शिफ्ट चाहिए उन लोगों में भी जो एजुकेशन के लेने वाले हैं और जो एजुकेशन के प्रोवाइडर्स हैं और जितने इंटरफेसेस हैं। और जब तक इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन
एजुकेशन में नहीं होगा। हम स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए स्पेसिफिक वैल्यू एडिशन करने के लिए R&D लैब्स नहीं बनाएंगे, तब तक कभी भी किसी कंट्री की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होगी। Okay? अब ये समझिए कि इंडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जहां बिजनेस टू बिजनेस भी कस्टमर्स हैं हमारे पे और B2C तो हैं। अभी हमें हाई मिक्स लो वॉल्यूम कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है थ्रू आउट लाइफ साइकिल। हमें डिजाइन भी चाहिए, हमें मेंटेनेंस भी चाहिए। एक छोटे से कंपोनेंट की डिजाइन से, एक छोटे से कंपोनेंट को चेंज कर देने से क्या हम एक कंपोनेंट में मल्टीपल फंक्शंस डाल सकते हैं? Okay. क्या हम मटेरियल्स चेंज कर सकते हैं? क्या हम और मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं? यही करते करते आप देखिए कि चिप्स कहाँ पर जो है क्या कहते हैं, कितने वॉल्यूमिनस लेवल से बिल्कुल माइक्रो लेवल पर आ गई। हमने नए मटेरियल्स की खोज की। एक हमारी सर्किटरी अब मल्टीपल फंक्शंस करती है। उसमें मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स होते हैं, मल्टीपल रेजिस्टर्स होते हैं, मल्टीपल कैपेसिटर्स होते हैं और मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। क्या हम एक छोटे प्रोडक्ट को एक मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं? ये छोटी छोटी चीज़ें जो इंजीनियरिंग की हैं, उनके लिए जब तक हमारी आमूलचूल रूप से सोच नहीं बदलेगी, तब तक हम नहीं बदलेंगे। ओके, हमें ऐसे इंजीनियर्स चाहिए जो दिन रात वैल्यू इंजीनियरिंग कर सकें, जो बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग कर सकें। सारा मैनेजमेंट उसी तरफ फोकस्ड है। हम वर्क स्टडी और टाइम स्टडी का यूज़ करके हम अपने काम को ऑटोमेट कर सकें। इंडस्ट्री 4.0 में अगर हम टाइम एंड मोशन स्टडी के छोटी छोटी चीज़ों को ब्रेकअप करके उसको एक्टिविटीज़ में और छोटे छोटे टास्क में डेवलप हम नहीं ब्रेकअप कर पाएंगे, तो हम कभी भी रोबोटाइज नहीं कर सकते। मैं बार बार कहता हूं कि काम को सही ढंग से करना और सही काम को करने में फर्क है। हमें सही काम करना चाहिए, हमें सही अप्रोच चाहिए हर उस चीज के लिए जो हम करना चाहते हैं। ओके, तो क्या हम चेंजिंग मार्केट डिमांड्स को मीट कर सकते हैं? ये पहला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पहला बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। ओके, और नेचुरली जैसे R&D की हमारी नई स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, नई ग्रोथ स्ट्रेटजी लिखी, ग्रोथ स्टोरी लिखी जाएगी। देखिए, हर कंट्री चाहता है उसकी एक नई जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन, एक आने वाली जनरेशन के लिए एक नई कहानी लिखा जाए। ओके, तो डेफिनेटली हम मोमेंटम बिल्डअप करेंगे और हम इंटरनेशनली हमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज और मिनिमम ऑर्डर वैल्यूज मिलती चली जाएंगी, और जैसे जैसे मिलेंगी वैसे वैसे हम एक आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट हो जाएंगे। हर लंबी यात्रा के पीछे एक एक कदम बहुत इंपॉर्टेंट है, और R&D एक ऐसी स्टोरी है जो इंडिया को फिर से लिखनी पड़ेगी। ये अपने आप नहीं होगा, क्योंकि हम जो पाथ रिक्वायर्ड था पिछले 50 60 70 साल से, उससे काफी ज्यादा डेविएट कर चुके हैं। हम अपने यहाँ से मैन पावर प्रोड्यूस करके उसको इंटरनेशनली जाकर उनको रिट्रेनिंग होकर वो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन हम उसी मैन पावर का इंडिया में यूज नहीं कर पाते, क्योंकि हमने अपनी इंडस्ट्री को, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को, अपनी सर्विस इंडस्ट्री को उस तरह डेवलप नहीं किया। हम प्री डिटर्मिन, पहले से ही डिटर्मिन, पहले से ही जो प्रोवाइडेड मॉडल्स हैं, खाली उन पर काम कर रहे हैं। इंडिया के फाइनेंस सेक्टर ने हार्डली कोई नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट या कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिस्कवर किया। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हमारे बाहर से एज सच उठाए हुए हैं इंडिया के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। नो नो न्यू प्रोडक्ट्स हैव बीन लॉन्च, जबकि एक महीने में फाइनेंस सेक्टर में कम से कम 5 से 10 हज़ार प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं। किचन में भी किस तरह एक स्पून को उठाकर या एक करची को उठाकर किस तरह उसका काम किया जाए, वो भी एक इनोवेशन रिक्वायर करता है। वाई
वाई कांट वी गो दैट वे? क्यों नहीं हम अपने आप से छोटे छोटे सवाल पूछते और आगे बढ़ते? ये एक फैक्ट है कि इंडिया ने काफी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है आर एंड डी एक्सपेंडिचर पर, लेकिन फिर भी आर एंड डी पर और इनोवेशन पर जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो वर्ल्ड वाइड एक्सपेंडिचर से काफी लो है, क्योंकि हमारी एम्फेसिस ही नहीं है उस फील्ड में। हाँ, हम बड़े आराम से अपने इकोनॉमिक सर्वेज में, अपने आर्थिक दृष्टिकोण में, अपने बजट्स में, अपने प्लानिंग में स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि हमें आर एंड डी पर एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। और फिर वही जो इंडियन टेम्परामेंट है कि एक्सपेंडिचर बढ़ाने का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर ईयर में हम कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, उससे कितना आउटपुट मिल रहा है, उसका हमारे पास कोई मेजर नहीं है। इंटरनेशनली दी हुई टेक्नोलॉजीज को ही हम यूज कर लेते हैं, बिल्स बना लेते हैं, एक्सपेंडिचर हो जाता है हमारा, और हमारा जो है काम पूरा हो जाता है। हमने